तो देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन डेल्टा O किलोजूल पर मोल, P किलोजूल पर मोल, प्रेडिक्टेड और फाउंड। दो कॉम्प्लेक्स उसने दिए पहले ये FeH2O 6 2+, तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? हाँ +2 होगी। एक दूसरा कॉम्प्लेक्स है FeHCN माइनस FeCN6 4-, तो यहाँ पर क्या होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट 2। तो Fe2+ में है तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D6 रहेगा। ठीक है, किसी भी एटम के एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए उसकी जो पेयरिंग एनर्जी है वो फिक्स हो जाती है ना। तो पेयरिंग एनर्जी का डाटा यहाँ पर है 209.7 और 209.7। अगर यहाँ पर Fe2+ की बजाय Fe3+ हो जाए तो पेयरिंग एनर्जी बदल जाएगी, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो पेयरिंग एनर्जी सेम रहेगी। अब यहाँ पर लिगेंड जो है वो H2 और यहाँ पर जो लिगेंड है वो Cn- है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? यहाँ पर डेल्टा O यहाँ पर और यहाँ पर क्या रहेगी? कम ज़्यादा रहेगी या सेम रहेगी? यहाँ पर पेयरिंग, यहाँ पर डेल्टा O है 123.9, यहाँ पर क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी कम रहेगी? ज़्यादा रहेगी। जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो d ऑर्बिटल्स में उतनी ही ज़्यादा स्प्लिटिंग क्रिएट करता है। तो यहाँ पर आपकी होती है 391.5। अब यहाँ पर देखिए अगर आपका डेल्टा O पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, सॉरी कम है, तो यहाँ पर क्या चल रहा होगा? पेयरिंग पहले चल रही होगी, है ना। D6 कन्फिग्रेशन में आपको क्या देखने को मिल रहा होगा? हाँ, तो मैं यहाँ पर इसे बना देता हूँ। अगर D6 कन्फिग्रेशन है तो आपके पास ये होगा सेटअप। अगर आपकी पेयरिंग एनर्जी और डेल्टा O में यहाँ पर डेल्टा O अगर आपकी कम है तो यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा 1 2 3। अब अगला इलेक्ट्रॉन चौथा कहाँ जा रहा होगा? ऊपर जा रहा होगा 4, उसके बाद 5 और उसके बाद आपका 6, ये चल रहा होगा। तो या और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या चल रहा होगा? यहाँ पर आपका यहाँ पर क्योंकि डेल्टा O पेयरिंग से ज्यादा है तो यहाँ पर 1 2 3 ऊपर अगर मैं भेजता हूँ तो 391.5 लगेगा, और अगर मैं पेयर करता हूँ वहीं तो 209.7 लगेगा। तो 4 5 और 6। तो यहाँ पर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स रहेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ये आपका रहेगा, और ये फाउंड होता है अगेन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। उसी तरीके से यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और ये क्या मिलता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही हमें ये मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए COF6 3-, यहाँ पर कोबाल्ट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगला आपका है CONS3 6 3+, यहाँ पर भी कोबाल्ट किस में है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कोबाल्ट दोनों में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है, तो दोनों में केस में पेयरिंग एनर्जी किस वैल्यू सेम होगी? यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी है 250.3 और यहाँ पर भी है 250.3। लिगेंड आपका F- है, तो यहाँ पर आपका ये डेल्टा O है 154.9। यहाँ पर अब लिगेंड आपका है NH3, तो डेल्टा O कितना होगा? इससे ज़्यादा या कम या बराबर? एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखाई है ना,
उसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे आगे पे कौन सी है? सबसे आगे पे कार्बन डोनर है, उससे पीछे आपके नाइट्रोजन डोनर है, फिर आपके ऑक्सीजन, फिर आपके हेलोजन। तो ऑब्वियस है कि ये हेलोजन है तो इससे तो ज़्यादा ही रहा होगा ना, तो इससे ज़्यादा आपका मिलता है 274.1। 274.1। अब यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगरेशन है इनकी? कोबाल्ट। कोबाल्ट में यहाँ पर हैं 3d6 होगा, 3 निकल जाएंगे ना, 4s2 क्या लिखा? 3D कोबाल्ट शक्ति यहाँ पे क्या रहता है? कोबाल्ट में आपका क्या रहता है? कोबाल्ट में आपका रहता है 27 रहता है। अच्छा, तो यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ होगा, यहाँ पे गड़बड़ होगा। तो अगेन आपका ये D6 और यहाँ पर D6, तो सेम वही इसी टाइप से कन्फिगरेशन, सेम यहाँ पर ये बनेगा, है ना? तो यहाँ पर आपका ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और यहाँ पर फाउंड भी होता है ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा ये, और यहाँ पर भी फाउंड होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये लिखिए। क्या वो बनाया था स्ट्रक्चर कि अगर यहाँ पे ये बनाइए। ये पूरी तरीके से एक सिमेट्रिक सिस्टम है ये जब 5 ऑर्बिटल एक ही साथ बनाए जाते हैं तो ये पूरा सिमेट्रिक है ना? रिंग छोड़ दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, इस पूरी तरीके से सिमेट्रिक है। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, है ना? पूरी तरीके से एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। तो अगर अभी हम लिगेंड जो है वो एक्स वाई जेड से लेके आ रहे हैं तो केवल ये 3 ऑर्बिटल रिपल्सन के स्टेट में है। अगर आप यहाँ पर बीच में लेके आने लगे, अगर आप 45 पे लाने लगे तो फिर वे दूसरे वाले डायरेक्ट अप्रोच पर आ जाएंगे। तो या तो आप यहाँ पे लाएंगे या फिर आप 45 पे लाएंगे। 45 पे लाओ या यहाँ लाओ, एक ही बात है। लेकिन अगर आप बीच में ला रहे हो फिर ये दोनों एक तरीके से, इन दोनों में रिपल्सन ठीक ठाक रिपल्सन होगा। मतलब जो एक तरीके से मोस्ट स्टेबल कंडीशन है वो यही है कि या तो आप एक्सिस के अकॉर्डिंग लाओ या फिर एक्सिस के बीच में 45 डिग्री पे लाओ, और बात फिर उसमें वही पड़ेगी इस टाइप से, है ना?
हो गए? चलिए आगे पढ़ते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए यहां पर वो ये कहता है कि आपका जो 5d ऑर्बिटल है वे आपके इस तरीके से यहां पर आ गए थे, लिगेंड आने के बाद वे आपके यहां पर अलाइन हो गए थे। इसे बोला था उसने बेरी सेंटर, है ना, बेरी सेंटर। ये मान लीजिए कि 0 एनर्जी का एक लेवल है ना। जो भी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आते हैं तो वो ना तो वो स्टेबलाइज की कहानी लिख रहा है, ना वो अनस्टेबलाइज की कहानी वो बता रहा है। लेकिन यहाँ आने के बाद ये जो d ऑर्बिटल हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब 3 ऑर्बिटल तो आपके ऐसे आ जाते हैं जो इस बेरी सेंटर से -0.4 डेल्टा O लेवल पर है, और 2 ऑर्बिटल आपके यहाँ अलाइन हो जाते हैं जो इस सेंटर, इस पॉइंट से प्लस के 0.6 डेल्टा O पर अलाइन हो जाते हैं ना। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन भरूँ, 2 इलेक्ट्रॉन भरूँ, 3 इलेक्ट्रॉन भरूँ, तो वे ना तो कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज कर रहे हैं ना डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर ये स्प्लिट हो गए, स्प्लिट होने से अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरता हूँ तो इस पहले वाले के कंपेरिजन में अब इलेक्ट्रॉन 0 एनर्जी लेवल पे जा रहा है या माइनस में जा रहा है? माइनस में जा रहा है। तो यहाँ पे बोलता है कि ये स्प्लिटिंग होने की वजह से कॉम्प्लेक्स अगर स्प्लिट नहीं होता तो उसके रेस्पेक्ट में स्टेबलाइजेशन ले लेता है। दैट मीन्स अगर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैं भरता हूँ तो कॉम्प्लेक्स -0.4 डेल्टा O से स्टेबलाइज हो गया है। 2 इलेक्ट्रॉन भरता हूँ तो -0.4 डेल्टा O इंटू 2 से स्टेबलाइज हो गया है। 3 भरता हूँ तो -0.4 डेल्टा O इंटू 3 से स्टेबलाइज हो गया है। मान लो 1 इलेक्ट्रॉन अब आपका यहाँ चला गया, 3 के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो -0.4 डेल्टा O इंटू 3 से तो स्टेबलाइज हुआ और प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू 1 से डिस्टेबलाइज हुआ। ठीक है, तो इसी को बोलता है वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो CFSE ऑक्टाहेड्रल, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? इसका आपका बनेगा -0.4 डेल्टा O इंटू नीचे वाले ऑर्बिटल कौन से हैं? T2G, ऊपर वाले हैं EG,
N T2G के T2G वाले के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। एक है तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स इतनी एनर्जी से स्टेबलाइज हो गया, मतलब इतना माइनस की एनर्जी, मतलब इतना स्टेबलाइज है। फिर प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू N EG, EG में अगर जाएगा तो फिर उतना फिर डिस्टेबलाइज होता है। और प्लस आपका N स्टार इंटू P, P है यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी, है ना। और N स्टार वो वैल्यू है जो अगर ये डीजेनरेट रहते पांचों के पांचों तब कितने पेयर बन रहे थे, और अगर ये डीजेनरेट नहीं है अब कितने पेयर बन रहे हैं, उनका डिफरेंस। इसे मैं भी बताऊंगा, है ना। पहले यहाँ पे लाइन लिखिए और उसके बाद ये फॉर्मूला लिखिए। इससे पहले लिखिए द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी is the additional stabilization, is the additional stabilization, is the additional stabilization gained by the additional stabilization gained by the splitting of d orbitals, by the splitting of d orbitals, by the splitting of d orbitals, comma, against the energy of, against the energy of, against the energy of original 5, against the energy of original 5, original 5 degenerated d orbitals, degenerated d orbitals, degenerated d orbitals। तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये पांचों के पांचों d orbital स्प्लिट नहीं हुए होते और अब यहाँ पे स्प्लिट हो गए हैं, तो स्प्लिट होने के बाद अब कितनी ज़्यादा एडिशनल एनर्जी उसके स्टेबलाइजेशन की मिल रही है विद कंपेयर टू अगर ये स्प्लिट हुए ही ना होते। इस स्प्लिटिंग से कितनी एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन कॉम्प्लेक्स को मिली, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखिए। सेंटर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, हाँ, और यहाँ से भी देख रहे हैं। हम यहाँ पर इसलिए देख रहे हैं कि पहले जो सेंट्रल मेटल है उसके लीगेंड हैं। अब लीगेंड आए, लीगेंड आने से ये इस एनर्जी लेवल से इस पे आ गए, ठीक, यहाँ तक कहानी होगी। अब इसके बाद अगर वो स्प्लिट होने से मना कर देते तो क्या आपको एडिशनल स्टेबिलिटी मिलती? नहीं मिलती। अब वो स्प्लिट होना, उन्होंने बोला कि हाँ हम स्प्लिट हो जाएंगे, अब उससे एडिशनल स्टेबिलिटी मिल रही है, तो हम उसी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। हम नीचे से ऊपर आए वो सारी कहानी नहीं देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से फिर आए। इससे यहाँ बनता है तो कितनी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है। अगर ये स्प्लिट होने से मना कर देते तब, और ये स्प्लिट होना इन्होंने बोला कि हाँ हम स्प्लिट होंगे तब जो एनर्जी में एक तरीके से कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी आई है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, पहले तो जब तक लीगेंड नहीं आते तब तक तो वे पांचों के पांचों यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स एक तरीके से अनस्टेबलाइज हो रहा है क्योंकि लीगेंड्स आकर उसको रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक। लेकिन अगर यहीं पे ये रुक जाते और यहाँ की बजाय भी इन्होंने टूटना स्वीकार किया, तो इस केस में जो एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन मिली है, ये सारी कहानी यहाँ से यहाँ की हम लिख रहे हैं केवल। अगर ये पांचों डी ऑर्बिटल नहीं टूटते और पांचों डी ऑर्बिटल टूटे हैं, तो पांचों डी ऑर्बिटल के टूटने से कितना स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, इसे बोल रहे हैं CFSE, ठीक। इसमें लिखिए डेल्टा O क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। डेल्टा O क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स।
ये दोनों d लेवल के बीच की एनर्जी का गैप होता है ना। नेक्स्ट लिखिए NT2G। NT2G NT2G ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ब्रैकेट में S, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में S इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट है NEG। NEG नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल्स। और P है पेयरिंग एनर्जी। P है पेयरिंग एनर्जी। अगला है N स्टार। N स्टार नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स फॉर्म्ड। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स फॉर्म्ड। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा को अंडरलाइन करना, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स फॉर्म्ड। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द स्प्लिटिंग इन d ऑर्बिटल्स। बिकॉज ऑफ द स्प्लिटिंग इन d ऑर्बिटल्स as comparison to normal degenerated d orbitals। normal degenerated d orbitals तो देखिए normal degenerated d orbitals। नॉर्मल डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स, तो ये आपके पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल आपको ऐसे ही दिखते हैं एक साथ, ठीक। और स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स ये आपको दो लेवल में टूटे हुए दिखते हैं। ये T2G हैं और ये आपके EG हैं, ठीक है। और एज्यूम कि हमारा ये डेल्टा O इज ग्रेटर देन P है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए 4 क्या ले रहा है, D6 है ना, 4D4 है ना, 4D4 कन्फिग्रेशन के लिए अगर हम देखें 4D4 कन्फिग्रेशन, यहाँ पर इस वाले केस में नंबर ऑफ पेयर्स आपको कितने मिलेंगे, 1 2 3 और 4। कितने पेयर मिले, 0। अब यहां पर देखिए नंबर ऑफ पेयर्स, अगर D4 है और डेल्टा O P से बड़ा है, मतलब ऊपर इलेक्ट्रॉन भेजने में ज्यादा मेहनत है बजाय कि पेयर करने से, तो 1 2 3 और अगला इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेयर हो जाएगा। तो कितने पेयर मिले, 1। तो क्योंकि डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए और यहाँ पर ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट नहीं हुए, तो डी ऑर्बिटल के स्प्लिट होने से कितने एक्स्ट्रा पेयर क्रिएट होते हुए आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो n स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, n स्टार की वैल्यू हो जाएगी 1। नेक्स्ट देखिए 4D5 कॉन्फ़िगरेशन, अगर D5 कॉन्फ़िगरेशन है तो कितना आएगा, 1 2 3 4 और 5। कितने पेयर हैं, 0। तो नंबर ऑफ पेयर्स 0। और यहाँ पर ऊपर भेजना हमें ज़्यादा मुश्किल पड़ता है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। कितने पेयर आए, 2। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने आए, 2। तो n स्टार की वैल्यू वही कि कितने एक्स्ट्रा बन रहे हैं, 2। एक और देख लेते हैं 4D6 कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ पेयर्स, अगर D6 कॉन्फ़िगरेशन है
तो 1 2 3 4 5 और फिर 6, कितने पेयर आए? एक पेयर आया। और यहां पर नंबर ऑफ पेयर कितने आएंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्स कितने आएंगे? 1 2 3, ऊपर जाने में ज्यादा मेहनत है, बजाय के पेयर के तो पेयर ही कर लेते। 4 5 6, तो कितने पेयर आए? 3। तो n स्टार की वैल्यू कितनी आएगी? 2। ठीक है, तो ये इस तरीके से n स्टार वो वैल्यू है कि जब हमने स्प्लिट किया तब जो पेयर आ रहे हैं, और स्प्लिट नहीं करते तब जो पेयर आ रहे हैं, तो स्प्लिट करने से कितने एक्स्ट्रा पेयर हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, ये वैल्यू है आपकी n स्टार। जो ये वैल्यू आती है इससे, किससे? CFSC से जो वैल्यू आएगी, ये इतनी कम एनर्जी है ऑर्बिटल के वो ये कॉम्प्लेक्स, हाँ ये कॉम्प्लेक्स अब इतना स्टेबल है, इतनी एनर्जी से स्टेबल है। जितना ना होता अगर वो स्पिन ना हो। हाँ, दैट मीन्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है। हाँ, लो कॉम्प्लेक्स स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उनका स्टेबिलिटी कांस्टेंट आपको ज़्यादा मिलेगा। चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द CFSC for octahedral complex having D6 configuration और गिवन है डेल्टा O इक्वल्स टू 300 किलोजूल पर मोल, डेल्टा O इक्वल्स टू 300 किलोजूल पर मोल एंड P इक्वल्स टू 250 किलोजूल पर मोल, and P equals to 250 किलोजूल पर मोल, and P equals to 250 किलोजूल पर मोल।
कुछ आया? आ गया तुम्हारा? देखिए D6 कन्फिग्रेशन है और यहाँ पर डेल्टा ओ पी से ज़्यादा है, डेल्टा ओ 300 है और वो 250 है। तो अब वैसे कि आप यहाँ पर जब भरोगे तो 1 2 3 नीचे ही भरोगे क्योंकि ऊपर भेजने में 300 लग रही है, पेयर करने में 250 लग रही है, 4 5 6। तो आपको T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो CFSE कितनी हो जाएगी? तो CFSE आपकी कितनी हो जाएगी? माइनस के 0.4 डेल्टा ओ की वैल्यू है 300 एंड T2G कितना है? 6 और प्लस 0.6 डेल्टा ओ और ये EG कितना है? 0 और प्लस कितने एक्स्ट्रा पेयर आप बना रहे हैं इसमें? ये लिखिए, अभी तो लिखा है, निकाला है, 2 एक्स्ट्रा पेयर आप क्रिएट कर रहे हैं, 2 × 250। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के 720 और प्लस के आपका 500। तो ये आपका आ जाएगा माइनस के 220 किलो जूल पर मोल, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी हमने सीखा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जो हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया तब 6 लिगेंड अप्रोच करते थे सेंट्रल मेटल के अराउंड, और 6 लिगेंड के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन हमें एक्स वाई जेड के अलोंग प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड के अकॉर्डिंग मिल गई, है ना। अब यहाँ पर जो लिगेंड है ये टेट्राहेड्रल डायरेक्शन में अप्रोच करेंगे। 4 लिगेंड सेंट्रल मेटल के अराउंड टेट्राहेड्रल पोजीशन में अलाइन होंगे, ठीक है। और एक्सिस आपकी हैं प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड के अलोंग, है ना। और ऑर्बिटल भी आपके उसी तरीके से हैं। तो यहां पर देखिए इसको समझने के लिए आपको एक क्यूब का सहारा लेना होगा। ये आपका एक क्यूब है, ये थोड़ा ज्यादा वो बन गया है, थोड़ा सा कम। ठीक है, ये क्यूब है। इस क्यूब के सेंटर पर आपका जो मेटल आयन है ना, वो बैठा हुआ है। क्यूब के 6 फेस है, तो 6 फेसों से एक्सिस आपकी निकल रही हैं एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई, है ना। तो देखिए, मान लो कि ये वाली जो एक्सिस है ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस जा रही है, ये आपकी है वाई एक्सिस, है ना। ये जो ऊपर है ये आपकी है जेड एक्सिस, ये आपकी है जेड एक्सिस। तो ऊपर वाले और नीचे वाले फेस से आपका जेड एक्सिस पास हो रहा है, इधर वाले फेस से आपका वाई एक्सिस।
तो ये सामने वाला और उसके पीछे वाले से आपका एक्स एक्सिस है ना, तो ये आपकी एक्स एक्सिस है ना, ये आपकी ऐसे जा रही है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पर पहले तो आपको देखना है कि आप टेट्राहेड्रल के जो लिगेंड हैं, 4 लिगेंड हैं, उन्हें आप कहाँ पे पोजीशन करें। फिर उन 4 लिगेंड से आपको देखना है कि उन 4 लिगेंड से अब जो हमारे पास जो 2 ऑर्बिटल के सेट हैं T2G और EG वाले d ऑर्बिटल, उनमें से कौन से ऑर्बिटल अब ज़्यादा रिपल्सन फील करेंगे। पहले वाले में तो क्लियर था, हमने 6 ऑर्बिटल हैं और हमने +x, -x, +y, -a, +z, -z के लॉन्ग अलाइन कर दिए, तो एक्सिस के लॉन्ग आ गए, तो हमें पूरे पता चल रहा था कि जो एक्सिस के लॉन्ग लोब्स हैं ऑर्बिटल्स, वे ज़्यादा रिपल्सन फील करेंगे। लेकिन यहाँ पर कैसे होगा, तो एक टेट्राहेड्रल और एक क्यूब में क्या रिलेशन है। टेट्राहेड्रल जानते हो, एक जैसे CH4 मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल के सेंटर पर मान लो कार्बन की जगह हम मेटल आयन बैठाएंगे, और जो वहाँ पे 4 पोजीशन है जहाँ पर कि H है, वहाँ पर हम 4 लिगेंड बैठाएंगे, तो सेंट्रल मेटल आयन और उसकी 4 पोजीशन पर लिगेंड, तो हमारा सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड पोजीशन हो जाएंगे। अब क्यूब हमने इसलिए बनाया जिससे कि हम एक्सिस का यहाँ से जानकारी ले सके, कौन सी एक्सिस किधर जा रही है, और फिर वो लिगेंड कौन से वाले ऑर्बिटल को ज़्यादा रिप्रेजेंट फील करेंगे, हमें ये पता करना है। एक क्यूब और एक टेट्राहेड्रल में क्या रिलेशन है, कुछ रिलेशन है या नहीं है। उसके 4 फेस हैं, उसके 12 हैं, ठीक है। चलिए, ये एक मान लो रूम एक क्यूब है, ये क्यूबॉइडल टाइप से है, क्यूबॉइड है, तो क्यूब है ये, मान लो इसमें एक डायगोनल जाएगा, उस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक डायगोनल जाएगा, बॉडी डायगोनल से बोलते हैं, और एक डायगोनल उस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक जाएगा। तो ये जो डायगोनल यहाँ पर आकर जब ये मिलेंगे ऐसे, तो इनके बीच में एंगल आएगा, कितने डिग्री का एंगल आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर जो क्यूब बना रहे हैं, मान लो ये क्यूब है, मान लो ये आपके पास एक क्यूब है, इसमें एक तो डायगोनल आपका ये है ना, एक आपके पास ये डायगोनल है जो इधर जा रहा है, और एक डायगोनल आपका ऐसा जो इधर जा रहा है, इस तरीके से, है ना, इधर जा रहा है ना, ये आपका उधर जा रहा है बेसिकली, या फिर ये मान लीजिए एक डायगोनल तो आपका ऐसे जा रहा है और एक डायगोनल आपका ऐसे जा रहा है, अपोजिट फेस से जो डायगोनल, ये जो एंगल है, ये कितने डिग्री का एंगल है 90 का। कैसे है, कैसे पता लगा लिए 90 का भाई। एक डायगोनल तो वहां से लेके वहां तक जा रहा है, और एक डायगोनल उधर से ऐसे आ रहा है, एक तो एंगल बीच में बनेगा, एक डायगोनल ऐसे जा रहा है और एक डायगोनल यहाँ से वहां जा रहा है, एक एंगल वो बनेगा। देखिए, ये क्यूब है और ये टेट्राहेड्रल है। क्यूब के जो 2 हैं ये और ये 2 हैं, ये एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल में ऐसे फिट होते हैं। ये टेट्राहेड्रल और क्यूब में रिलेशन है। तो ये अल्टरनेट के 4 कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर है इसके। इस कॉर्नर पर अगर एटम है और इस कॉर्नर पर एटम नहीं है, इस कॉर्नर पर एटम है, इस कॉर्नर पर नहीं है। अब यहाँ है तो इसके नीचे वाले पर नहीं है, ऑब्वियस नहीं है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ नहीं है, फिर यहाँ है। तो एग्जैक्ट जो 8 कॉर्नर हैं, 8 में से अल्टरनेट कॉर्नर एक टेट्राहेड्रल से एग्जैक्ट यहाँ पे ऐसे लिंक कर जाते हैं। ये रिलेशन है क्यूब में और टेट्राहेड्रल में। तो ये चारों जो है ये लिगेंड बैठे हुए हैं और उसके सेंटर पर एक मेटल आयन बैठा हुआ है। तो क्यूब में हम इस तरीके से उसे देखेंगे और हम देखेंगे कि ये जो लिगेंड हैं ये कौन से वाले ऑर्बिटल को ज़्यादा रिपल्सन अप देंगे। हाँ, तो ये वाला बॉडी डायगोनल और वो वाला जो बॉडी डायगोनल है उनके बीच में जो एंगल है वो एग्जैक्ट 109.5 डिग्री है। ये वाला और ये वाला जो जाएगा उसके बीच में 70.52 है ना। तो चलिए, तो हमें पहले यहाँ पर 4 लिगेंड प्लेस करने हैं। तो 4 लिगेंड में कहाँ पर प्लेस कर दूँ? एक तो मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, फिर एक उसके अपोजिट पे, एक तो ये डायगोनल ये जाएगा और एक ये वाला भी तो डायगोनल जाएगा ना।
वे तो आमने सामने वाले कॉर्नर से डायगोनल आ रहे हैं, वे तो आमने वाले है ना, आमने सामने वाले हैं। ये एडजेसेंट डायगोनल है दो, यहाँ से जो डायगोनल आएंगे इनके बीच का एंगल 70.52 है, उनके बीच का एंगल जो है वो 109.5 है ना। तो यहाँ पर देखिए, एक लिगेंड तो मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा L, एक लिगेंड में यहाँ पर प्लेस कर दूंगा L। अब यहाँ पर है तो फिर यहाँ पर नहीं होगा, फिर एक लिगेंड आपका यहाँ पर होगा, है ना, एक लिगेंड आपका यहाँ पर L और एक लिगेंड आपका फिर यहाँ पर L। तो मैंने लिगेंड को यहाँ पर प्लेस कर दिया है, ठीक है, लिगेंड को मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, मैं T2G और EG के एक एक ऑर्बिटल को ले लेता हूँ और उनके लॉब्स को मैं यहाँ पर बनाता हूँ। मैं यहाँ पर EG वाले ऑर्बिटल को लेता हूँ और उसमें dz² को बनाता हूँ। तो dz² और जो ऑर्बिटल है वो आपका ऐसे जा रहा होगा, यहाँ पर ऐसे जा रहा होगा, ये लिगेंड आपका यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, और जो आपका ये है, ये जो T2G ऑर्बिटल है, इसमें मैं मान लो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ dyz। तो dyz बना रहा हूँ, तो dyz की एक लोब y और z एक्सिस के बीच में से ऐसे जा रही होगी। तो वो लोब आपकी कहाँ से पास हो रही होगी? ब्लू कलर का मार्कर नहीं है, हाँ चलो ठीक है। तो ये आपका कौन सा है? ये आपका है dz²। और एक ऑर्बिटल मान लो आपका यहाँ पर क्या है, एक ऑर्बिटल में आपका ये बना देता हूँ, ये एक आपका लोब्स आपके ऐसे जा रही है, जो यहाँ से पास हो रही है ना, जो यहाँ से पास हो रही है। ये ऑर्बिटल आपका यहाँ से पास हो रहा है, बिल्कुल क्यूब के फेस के सेंटर से, और ये आपका यहाँ से। दैट मीन्स ये जो लोब है, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के सेंटर से पास हो रही है। और ये जो है, ये जो हम यहाँ पर फेस का डायगोनल अगर मैं मिलाता हूँ, ये मैं फेस का डायगोनल बनाता हूँ, ये फेस का डायगोनल, ये फेस के डायगोनल के बीच में से पास हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिगेंड, मेटल और ये डी ऑर्बिटल, इनके बीच में यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल आएगा? ये एंगल, लिगेंड, मेटल और ये डी ऑर्बिटल की लोब, इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल आएगा? ये एंगल लिगेंड, मेटल और दूसरे वाले लिगेंड, इसके एंगल का एग्जैक्ट आधा नहीं आएगा। अगर ये लिगेंड, मैं आपसे पूछूं, ये लिगेंड, ये मेटल और फिर ये लिगेंड, इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल है? ये कितना डिग्री का एंगल है? 109.5 का है। और उसके मिड वे पोजीशन पे dz² है, तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल है? देखिए, ये लिगेंड आपका ये ऐसा बनाया हुआ है, ये पूरा सिस्टम। ये मैं कह रहा हूं कि ये लिगेंड, ये मेटल और ये लिगेंड, इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है? और आपका dz² कहाँ है? यहाँ है ना ये। तो अब ये लिगेंड, मेटल आयन और इस ऑर्बिटल के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 109.5 डिवाइड बाय 2। तो ये जो बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल है, ये यहाँ पर ये 109.5 डिवाइड बाय 2 के एंगल पर है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, एक लिगेंड, फिर ये मेटल, और फिर अगर यहां पर ये वाला कॉर्नर में लेता हूं, ये वाला कॉर्नर है ना, ये वाला अगर मैं कॉर्नर लेता हूं, ये वाला कॉर्नर लेता हूं, अब मैं बना नहीं सकता क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ये वाला कॉर्नर, ये मेटल और ये लिगेंड, दैट मीन्स अगर मैं दो एडजेसेंट डायगोनल के बीच के एंगल की बात करूं, ये एंगल की बात करूं, तो ये एंगल आपका आता है 70.52 डिग्री। देखिए यहां पर ये ऐसे है, ये लिगेंड, ये मेटल और ये वाला कॉर्नर, इसके बीच में जो एंगल आएगा, ये कितना आता है आपका? 70.52। और इसके मिडवे पे यहां पर बैठा है आपका dyz लोब, है ना, ये आपका क्या है? dyz ऑर्बिटल की लोब है, यहां पर बैठी है आपकी dyz की लोब। तो अगर इसके और इसके बीच में आपका 70.52 का एंगल है, तो इसके और इस लोब के बीच में एंगल कितना होगा? हाँ, तो यहां पर जो एंगल है, ये तो स्ट्रक्चर ज्यादा ही वो हो गई। तो यहां पर जो ये एंगल है, दैट मीन्स ये लिगेंड और ये जो एंगल है आपका,
ये बन भी तो नहीं पाती नहीं आसानी से। ये जो एंगल है आपका, ये आपका हो जाएगा 70.52 और डिवाइड बाय 2। इसको समझने का एक और तरीका है, लिगैंड और मेटल यहाँ पर कितने डिग्री पर, कितने एक तरीके से डिस्टेंस पर रिपेल कर रहे हैं। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस आपकी है a, अगर साइड इसकी a है, a√2 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स हाफ द फेस डायगोनल, हाफ द फेस डायगोनल, दैट मीन dz² की लोब और लिगैंड एक दूसरे को हाफ द फेस डायगोनल से रिपेल कर रहे हैं। और यहां पर अगर मैं देखूं तो ये लिगैंड और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है a/2, दैट मीन्स हाफ द साइड। तो बताइए कि कौन से वाले ऑर्बिटल की लोब्स लिगैंड से ज्यादा रिपल्सन फील कर रही हैं? T2G वाले, है ना। दैट मीन्स आपके पास दो सेट है ना, आपके पास एक तो ये सेट है EG जिसमें आपके आते हैं dz² और dx² - y²। इसमें से मैंने एक ये वाले को ले लिया था, दूसरा वाला भी ऐसे ही फील करेगा। एक दूसरा है T2G जिसमें आपके आते हैं dxy, dyz और dzx। इसमें मैंने एक ये वाला ले लिया था dyz। तो अगर आप देखें तो T2G वाले जो ऑर्बिटल हैं वे लिगैंड से 70.52 डिवाइड बाय 2 डिग्री पर रिपेल करते हैं या हाफ द साइड पर रिपेल करते हैं। वहीं जो आपके EG वाले ऑर्बिटल हैं जो कि मैंने dz² ले लिया था, वो लिगैंड से 109.5 डिवाइड बाय 2 डिग्री पर रिपेल करते हैं या जो फेस डायगोनल है, ये जो फेस डायगोनल है उसकी आधी डिस्टेंस पर रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्लियरली समझ में आता है कि जो आपके T2G ऑर्बिटल्स हैं जो एक्सिस हैं उनके बीच में लाई करते हैं टेट्राहेड्रल पोजीशन में, अब वे ज्यादा रिपल्सन फील करते हैं और EG वाले कम रिपल्सन फील करते हैं। ठीक है, वो एनर्जी के साथ पलट जाएगा। हाँ, तो जो एनर्जी के वे ऑर्बिटल्स थे जहां पर नीचे T2G थे ऊपर EG थे, अब वो पलट जाएंगे। तो इसमें लिखिए, है ना, ये तो तुम्हें बनाना चाहिए। ठीक है, मैं पेपर छाप कर दे दूंगा। एक पेज पे 7, 8, 10 निकल जाएंगे, उनको काट कर दे दूंगा। हाँ, और कैसे दूंगा, क्योंकि ऐसे इतनी आसानी से तो बनने वाली है नहीं, ये चीजें समझ में दिख ही नहीं रही एंगल इसमें। हाँ, तो आपको पहले बस समझ में आना चाहिए कि हम यहाँ पे कौन से, हाँ वो तो ही तो इसीलिए तो मैं ये बना के लाया है, ये टेट्राहेड्रल और ये, तभी तो समझ में आ रहा है ना कि क्या है ये। तो लिखिए, इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, in the tetrahedral complex, the direction of approach of ligands, does not coincide exactly with अब देखिए यहाँ पर जो ये ऑर्बिटल्स हैं T2G और EG, इन्हें यहाँ पर T2G और EG ना बोलकर T2 और E बोलता है। कुछ किताबें हैं जो इसको एग्जैक्ट फॉलो करती हैं, लेकिन कुछ किताबें इनको डायरेक्ट T2G EG ही यूज कर लेती हैं। तो टेट्राहेड्रल के अंदर जो इनका नेमिंग है वो T2G और EG नहीं है, वो T2 और E है। ठीक है, कहीं पर अगर उसने एग्जैक्ट T2 और E नहीं लिखा है तो आप उसे वही मान लीजिएगा। does not coincide exactly with either the E or T2 orbitals, either the E or T2 orbitals। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखिए, द एंगल बिटवीन द E orbital
comma the central metal and the ligand is half the tetrahedral angle equals to 109.5 divided by 2 equals to 54.75 डिग्री ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम लिखिए द बॉन्ड एंगल बिटवीन N2G orbital comma the central metal and the ligand is half the bond angle of adjacent body diagonal ठीक है। इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक जो एक डायगोनल जाता है ये एक बॉडी डायगोनल है। इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जो बॉडी डायगोनल जाता है ये भी एक बॉडी डायगोनल है। ये बॉडी डायगोनल एडजेसेंट बॉडी डायगोनल है और वो वाले बॉडी डायगोनल एडजेसेंट वाले नहीं, आमने सामने वाले हैं। तो आमने सामने वाले में तो 109.5 है और इन वाले में बॉडी डायगोनल में 70.52 है। एडजेसेंट बॉडी डायगोनल equals to 70.52 divided by 2 equals to 35.26 डिग्री। और अल्टरनेटिव अप्रोच दूसरी है। अल्टरनेटिव अप्रोच ये है कि ये लीगैंड इस dz² को हाफ द फेस डायगोनल से रिपेल कर रहा है और ये लीगैंड इसको ये T2G को है ना हाफ द साइड से रिपेल कर रहा है। तो हाफ द साइड छोटी है, हाफ द बॉडी डायगोनल ज्यादा है ना। तो लिखिए इसमें आगे नेक्स्ट लाइन से अल्टरनेटिवली द T2 orbitals are half the side of the cube away from the approach of ligand while the e orbitals are half the face diagonal of the cube away ठीक है। नेक्स्ट टाइम लिखिए so the energy of T2 orbitals is raised फुल स्टॉप। इसमें आगे लिखिए इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्मेशन comma the d orbital splitting is inverted coordination entity formation
the d orbital splitting is inverted. The d orbital splitting is inverted. तो ये एनर्जी की लाइन है। यहां पे आपके 5 d ऑर्बिटल हैं। d orbitals in absence of ligands. जब लिगेंड नहीं है तो d ऑर्बिटल आपके यहाँ है। जब d ऑर्बिटल जब आपके लिगेंड अप्रोच करते हैं तो d ऑर्बिटल आपके यहाँ पर आ जाते हैं, है ना। d orbitals in presence of ligands, और इसे बोलता है वो बेरी सेंटर। ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब आपके 3 ऑर्बिटल ऊपर पहुंच जाएंगे। तो 3 ऑर्बिटल ऊपर पहुंच जाएंगे तो ये आपके 3 ऑर्बिटल आपके ऊपर पहुंच गए। ये आपके T2 ऑर्बिटल हैं। दैट मीन्स आपके dxy, dyz और dzx, और 2 ऑर्बिटल आपके नीचे आ जाएंगे। दैट मीन्स ये आपके E, तो dz² और dx² माइनस y²। इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो क्या होगा? डेल्टा टी, हम इसे लिखेंगे डेल्टा टी। ठीक है, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग का डिफरेंस है ना। अब अगेन ये 2 ऑर्बिटल नीचे आए हैं और 3 ऑर्बिटल ऊपर गए हैं, और इनका जो कलेक्टिव सम है वो बेरी सेंटर पे बैठना चाहिए। तो नीचे वाले जो गए हैं, नीचे वाले ये डिफरेंस कितना आएगा आपका? माइनस में आएगा कितना? माइनस 0.6 डेल्टा टी, माइनस 0.6 डेल्टा टी, और ये 2 ऑर्बिटल हैं जो आपके ऊपर गए हैं, तो इनकी एनर्जी कितनी आएगी? प्लस के 0.4 डेल्टा टी, है ना। ये बनाइए। स्टेबिलिटी उल्टी हो जाएंगी। क्यों स्टेबिलिटी उल्टी का क्या मतलब? नहीं। पहले वे ऑर्बिटल नीचे थे, अब वे ऑर्बिटल नीचे हैं। अब पहले नीचे से भरेगा फिर ऊपर जाएगा, तो उल्टी क्यों हो जाएंगी?
चलिए अब यहां पर कुछ चीजें और जाननी पड़ेंगी इसमें। ऑक्टेडल वाले कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल को डर लगता है, किससे? डी ऑर्बिटल किससे घबराते हैं? लिगेंड से ना, लिगेंड से। तो ऑक्टेडल वाले केस में 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं और डायरेक्ट 6 में से 2 लिगेंड तो दो जो ऑर्बिटल है वो तो डायरेक्ट अप्रोच पे रिपल्सन फील करते हैं। तो यहाँ वहाँ पर 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं और यहाँ पर 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं। तो वहाँ पर घर के सामने 6 डाकू खड़े हैं तो खौफ ज़्यादा है और डायरेक्ट तो गोली चलाई तुरंत लग जाएगी, है ना, डायरेक्ट साइड पे है ना, डायरेक्ट एक्सिस के अलोंग है। यहाँ पर 6 की जगह 4 डाकू हैं तो खौफ उतना ही रहेगा या कम रहेगा? कम रहेगा, है ना। कितने टाइम्स कम हो जाएगा? वहाँ 6 थे, यहाँ पे 4 हैं तो 2/3 टाइम्स कम हो जाएगा, 4/6, है ना। तो वो कहता है कि यहाँ पर ये जो स्प्लिटिंग हो रही है, ये जो स्प्लिटिंग हो रही है डेल्टा टी और डेल्टा ओ बराबर लेवल के नहीं होंगे। डेल्टा टी जो है, क्योंकि ये जो स्प्लिटिंग है किसकी वजह से होती है? लिगेंड आते हैं उससे रिपल्सन फील होता है। वहाँ पर 6 थे, यहाँ पर है 4, तो 2/3 का फैक्टर तो यहाँ से आ गया, 6 की जगह 4 हो गए। वहाँ पर डायरेक्ट अप्रोच में है, जेड स्क्वायर के जेड एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है। तो डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डायरेक्ट डरे हुए हैं, उन्हीं के डायरेक्शन से आ रहा है और लोब भी उनकी वहीं पर हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट अप्रोच पे नहीं है। तो वो कहता है कि 2/3 का फैक्टर इससे लगता है क्योंकि डायरेक्ट अप्रोच पे नहीं है। तो वो कहता है कि जो डेल्टा टी है वो डेल्टा ओ की 4/9 टाइम्स होती है। 2/3 का फैक्टर तो इसलिए कि लिगेंड 6 से 4 हो गए, और 2/3 का फैक्टर इसलिए क्योंकि लिगेंड डायरेक्ट कोइंसाइड करते हुए नहीं है। ऐसे 2/3 पहला 2/3 तो सही है, हाँ। दूसरा 2/3 की कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं दी, उसने बोला कि रफली ये डायरेक्ट कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, तो 2/3 का फैक्टर। और उसने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स में देखा कि लगभग टेट्राहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग उसी सेम लिगेंड और उसी मेटल आयन के लिए इतनी टाइम्स होती है। कोई आपका लिगेंड कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि CO3+ है, CO3+ ऑक्टाहेड्रल भी बना रहा था और CO3+ उसी लिगेंड के साथ टेट्राहेड्रल भी बना रहा है, तो क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग 4/9 टाइम्स लगभग 50% आती है ना। 50-45 जो भी बैठ रहा है उतने परसेंट आती है, ठीक है। तो ये पॉइंट वहां पे पूछेगा, वो क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेगा उसमें, है ना। तो लिखिए यहाँ पे वो बोलता है कि डेल्टा टी डेल्टा ओ से छोटी है, हैं? क्या? हाँ नहीं, इसमें तो क्या गलत कराएगा, ये तो छोटा सा फैक्ट है ना, इसमें तो क्या गलत कराएगा। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डेल्टा टी इज स्मॉलर as compared to octahedral field splitting delta O, है ना, फुल स्टॉप। वो यहाँ पे कहता है कि सेम मेटल आयन, जैसे कि मान लो है कोबाल्ट, उस मेटल आयन की सेम ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि 3+ और सेम लिगेंड जैसे कि Cn-, अगर ये तीनों कंडीशन एग्जैक्ट सेम है तो डेल्टा टी डेल्टा ओ की 4/9 टाइम्स आती है रफली। इसमें वहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बोलता, वो बोलता है अप्रोक्सीमेटली, लगभग इतनी का करीब बनता है ना। कोई एग्जैक्ट कौन साइड कितने एंगल पे कर रहा है इसका कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है ना। इसमें लिखिए फॉर द सेम मेटल
for the same metal, comma, same oxidation state, comma, the same ligand and the same metal ligand distance, comma, it can be shown that delta T is equals to 4/9 times of delta O. It can be shown that delta T equals to 4/9 times of delta O. और यहाँ पे कहते हैं इसके दो रीजन है। पहला, लीगेंड 6 से 4 हो गए तो 2/3 का फैक्टर तो वहां से आया, और लीगेंड डायरेक्ट कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं ऑर्बिटल के साथ, तो 2/3 का फैक्टर वहां से। तो लिखिए आगे इसमें, दिस में एट्रीब्यूट टू द फॉलोइंग टू रीजन्स। पहला है, there are only 4 ligands instead of 6, so the ligand field is only 2/3 the size, so the ligand field splitting is also the 2/3 है ना। नेक्स्ट लिखिए सेकंड, द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल्स does not coincide with the direction of the ligand full stop. This reduce the crystal play splitting further 2/3 so delta T equals to 2/3 पहले फैक्टर से, 2/3 दूसरे फैक्टर से इंटू डेल्टा O, इसलिए बन जाती है आपकी 4/9 टाइम्स डेल्टा O। चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर वो क्या कहता है, ये लिख लिया। दैट मीन्स अगर मैं यहां पे रफली ये बनाऊं स्केच इसका ऑक्टाइडल के लिए, अगर मैं बनाऊं तो ये आपका T2G है और ये आपका है EG, है ना, EG,
इतनी आपको ये मिलेगी यहाँ पर, ये सेम लिगैंड और सेम लिगैंड सेम मेटल आयन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ये मिलेगी आपको डेल्टा O, है ना। और यहीं पर अगर मैं टेट्राडल के लिए बनाऊं तो ये आपको दो तो ये नीचे और ये लगभग यहाँ पर 50%, 50-45 जो भी आ रहा है इतने परसेंट पे ये आपको यहाँ मिलेगा, ये T2 और यहाँ पर ये E। यहाँ पर ये कहता है कि यहाँ पर जो डेल्टा T है, जो आपकी डेल्टा T है, डेल्टा T तो आपकी डेल्टा O से क्या हो गई, लगभग 4/9 टाइम्स हो गई, है ना। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि जो आपकी डेल्टा O है ये आपकी कितनी थी, 300 किलो जूल थी, 300 किलो जूल पर मोल है ना। जो आपकी डेल्टा, जो आपकी P है, P आपकी कितनी है, मान लो आपकी है 200 किलो जूल पर मोल। डेल्टा T आपकी कितनी आएगी, कितना बनेगा, 400। बताओ जल्दी, 270 कर लेता हूँ फिर मैं इसको, 270 तो 9 3 70 3 चौक 12, 120 आ जाएगी, 120 आ जाएगी, है ना। तो देखिए अगर आप ये वाला केस लेते हैं ऑक्टाहेड्रल वाला, तो ऑक्टाहेड्रल में वो क्या चूज करेगा, ऑक्टाहेड्रल में वो आपका, ऑक्टाहेड्रल में वो पेयरिंग कराना चूज करेगा, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल में अगर उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो चूज करेगा कि एक मैं यहाँ भर दूँ, एक मैं यहाँ भर दूँ, एक मैं यहाँ भर दूँ और एक मैं यहाँ भर दूँ। दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल में वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने पे फेवर करेगा। लेकिन क्योंकि सेम मेटल आयन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट और सेम लिगेंड पे जो डेल्टा T है वो 4/9 टाइम्स है, तो ऑब्वियसली जो कि 120 होगी, तो इस केस में अगर सेम कॉम्प्लेक्स आपका ये बना रहा हो तो वो क्या चूज करेगा, ऊपर जाना चूज करेगा। 4 अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास है, इसमें आपके पास D4 है तो वो ये चूज करेगा, और अगर इसमें D4 है तो वो क्या चूज करेगा, एक यहाँ। ऊपर जाना आसान है क्योंकि डेल्टा T तो पहले से छोटा है, पेयरिंग में ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो वो यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। इसका मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लो स्पिन टाइप के कॉम्प्लेक्स यूजुअली आपको देखने को नहीं मिलेंगे। समझ में आया? हाँ, हाई स्पिन वाले भी ज्यादा स्ट्रिंग में भी देखिए बात यहाँ पर समझिए, इसके लिए कुछ व्यवहारिक उदाहरण कैसा मैं ले लूँ, कैसा ले लूँ मैं। देखिए सारी कंडीशन सेम है ना। मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें कोई भी रिश्वत नहीं है, रिश्वत की वजह से जाते हैं ना आधे लोग, तो वहाँ पर ऊपरी कमाई है सब है। मान लीजिए सरकारी नौकरी में बिल्कुल भी रिश्वत नहीं है, एक कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट चाहे तो गवर्नमेंट जॉब की वो निकाल सकता है, गवर्नमेंट जॉब में एक तरीके से गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर सकता है, और वो प्राइवेट जॉब भी क्लियर कर सकता है। प्राइवेट जॉब में मान लो जो सैलरीज हैं वो ऑन एन एवरेज सैलरी 2 लाख पर मंथ है, और गवर्नमेंट जॉब में वही 80,000 है। तो वो कैंडिडेट अगर दोनों रास्ते चूज कर सकता है कि वो गवर्नमेंट में भी जा सकता है, जाके वहाँ पर 80,000 रुपये ले सकता है, वो प्राइवेट में भी जा सकता है, वहाँ पर 2 लाख रुपये ले सकता है, तो वो क्या चूज करेगा? इंडिया में गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब का बहुत बड़ा कलेश चलता है ना, ये गवर्नमेंट में जाएं प्राइवेट में जाएं सब चलता है ना। तो आप सिंपल ऐसे ही मान लीजिए, एक मेटल, एक आपके पास सेंट्रल मेटल है, एक सेंट्रल मेटल है। भैया कैसे बनते हैं कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल, उसकी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर कुछ लिगेंड आए। अब सेंट्रल मेटल और लिगेंड मिलकर तय करेंगे कि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएं या टेट्राहेड्रल बनाएं, है ना। मान लो कोबाल्ट है, 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वहां पर Cn- लिगेंड बैठे हैं, तो वो खुद तय करेगा कि वो ऑक्टाहेड्रल बनाए या टेट्राहेड्रल बनाए। ध्यान दीजिएगा जब ऑक्टाहेड्रल बनाएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन इसमें आए हैं, तो CFSE ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा आ रही होगी, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा। और यही क्योंकि ये नीचे भी गए ऊपर भी गए, तो CFSE जो अभी हम टेट्राहेड्रल की देखेंगे वो कम आएगी। तो वो सेंट्रल मेटल
सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम लिगेंड, खुद तय करते होंगे ना कि हम ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएं या टेट्राहेड्रल बनाएं, है ना। तो पहली चीज तो हम यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि जब टेट्राहेड्रल बनता है तो टेट्राहेड्रल के अंदर ये जो स्प्लिटिंग है जिसका बहुत बड़ा रोल है CFSE में, CFSE के फॉर्मूले में डेल्टा O की जगह डेल्टा T आएगा ना, तो CFSE में जहां पर अब डेल्टा T आएगा वो डेल्टा T पहले ही डेल्टा O से 4/9 टाइम्स हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ पर कोबाल्ट 3+ और यहाँ पर भी कोबाल्ट 3+ है तो पेयरिंग एनर्जी सेम वैल्यू की रहने वाली है। पेयरिंग एनर्जी डिपेंड करती है कौन सा मेटल आयन है और कितनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो पेयरिंग एनर्जी दोनों में 200 और 200 रहेगी। तो अगर वो यहाँ पे चूज करता है तो यहाँ पर अगर D4 टाइप का कोई सिस्टम बन रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनों को इस कॉन्फ़िगरेशन में रखने की कोशिश करेगा। तो इसमें आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे, क्रिस्टल पर स्प्लिटिंग उसके हिसाब से आएगी। और यूजुअली टेट्राहेड्रल में अगर आप देखेंगे, क्योंकि टेट्राहेड्रल में पेयरिंग एनर्जी तो उतनी है ना, लेकिन डेल्टा T का डिफरेंस इसमें कम है, तो यूजुअली टेट्राहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन अगला इलेक्ट्रॉन तुरंत ऊपर कूद जाता है, क्योंकि ये डिफरेंस इसमें कम है। मान लो ये डिफरेंस मैं यहीं ला कर रख दूं तो कभी भी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग थोड़ा ना करेगा, पहले तो इनमें भरेगा ना। तो यहाँ पर वो एक पॉइंट कहता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्योंकि डेल्टा T डेल्टा O से आधी के करीब है और पेयरिंग एनर्जी सेम है, तो यूजुअली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको इलेक्ट्रॉन पेयर होते हुए जल्दी आसानी से दिखेगा नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर जंप कराएगा। पहले जब ऊपर जंप करा के भर जाएंगे तब वो पेयरिंग होगी। मतलब टेट्राहेड्रल के अंदर आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा। लो स्पिन तभी मिलता है ना जब नीचे पेयर हो जाते हैं, तो टेट्राहेड्रल में आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आसानी से देखने को नहीं मिलता। ये पॉइंट मतलब डेल्टा T और डेल्टा O कम जो हुई इसके रेफरेंस में तुरंत इसने बोला। अभी हमने डेल्टा T डेल्टा O से छोटी है ये बात करी ना, तो उसी रेफरेंस पे उसने तुरंत ये बात करी कि ऐसा होता है, इसकी वजह से ये हो जाता है ये। ठीक है, ये लिखिए, इसमें लिखिए एज डेल्टा T इज क्वाइट स्मॉलर देन डेल्टा O, पहले स्टेटमेंट लिख लो फिर ये लिखना, एज डेल्टा T इज क्वाइट स्मॉलर देन डेल्टा O, delta O, while P remains same, while P remains same, while P remains same, comma, consequently the orbital splitting energies, consequently the orbital splitting energies are not sufficiently large for forcing the pairing therefore low spin configuration in tetrahedral complexes are rarely observed, और ये बना लीजिएगा।